हे गाइस, स्वागत है आपका प्लस माइनस चैनल पे। आज हम लेके आए हैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करेंगे अभ्यानंद सुपर 30 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यार, जब हमने अभ्यानंद सुपर 30 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया था, तो आप में से कई स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड करें, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुका है अपने टेलीग्राम चैनल पर। लगभग एक वीक पहले हमने अभ्यानंद सुपर 30 के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाला है। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को अभी तक एक्सेस नहीं कर पाए हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे एक्सेस कर सकते हो। आप में से कई स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को देखा होगा, सॉल्व भी करा होगा, और कई स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि हम इसका कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो आज हम लेके आए हैं उसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4, उसी क्वेश्चन पेपर से जो हमने टेलीग्राम चैनल पर डाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यहाँ पे दो सर्किल है, जिसमें ए बी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और सी डी एक और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और पी क्यू जो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी का जो लेंथ है वो 10 है। हमें फाइंड आउट करना है कि आर एस का लेंथ क्या है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। इधर जो सॉल्यूशन दिया हुआ है बहुत ही बेसिक है, जिसे आप देख सकते हैं। चूँकि यह कम्पिटिटिव एग्जाम है, इसमें टाइम बचाना होता है, तो हम शॉर्टकट मेथड वाला फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। फिगर में आते हैं, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। जब कॉमन पॉइंट से एक सर्किल पे दो टेंजेंट खींचा जाता है तो वो इक्वल होता है। ओके, तो ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। सिमिलरली बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, वो भी कॉमन पॉइंट से है, एक सर्किल पे है। ठीक, तो यहाँ पे मिल गया ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 1, इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना, जो कि मैंने यहाँ पे किया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो ए ओ माइनस बी ओ, सी ओ माइनस डी ओ। अब इस फिगर में देखते हैं, ए ओ माइनस बी ओ, ए ओ माइनस बी ओ हमारे पास बचेगा ए बी। ठीक, सिमिलरली सी ओ माइनस डी ओ हमारे पास बचेगा सी डी। तो हमने यही लिखा है, ए ओ माइनस बी ओ ए बी और सी ओ माइनस डी ओ सी डी। ए बी का वैल्यू 10 दिया हुआ था, तो सी डी का वैल्यू भी 10 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ ए आर इज इक्वल टू पी आर। तो हम फिगर में देखते हैं, ए आर इज इक्वल टू पी आर। क्यों? क्योंकि आर से जो है दोनों टेंजेंट खींचा गया है, और सेम पॉइंट से आर से इस सर्किल पे दोनों टेंजेंट है, तो इक्वल होगा। और पी आर को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर। दो पार्ट में लिख सकते हैं इसको, पी आर को पी क्यू प्लस क्यू आर। पी आर को लिख दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक, अब हमने लिखा है बी आर इज इक्वल टू क्यू आर। बी आर इज इक्वल टू क्यू आर क्यों है? अब इस आर पॉइंट से इस सर्किल पे टेंजेंट है और इस सर्किल पे भी टेंजेंट है, तो बी आर इज इक्वल टू क्यू आर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने लिखा है बी आर इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक, अब इस दोनों इक्वेशन जो बना, उस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो यहाँ बनेगा ए आर प्लस बी आर, और यहाँ बनेगा पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी 2 QR। ठीक है, ए आर प्लस बी आर हमारे पास बन जाएगा ए बी। ठीक, तो हमने लिख दिया ए आर प्लस बी आर को ए बी। ठीक, और इधर वैसा ही पी क्यू प्लस 2 QR। ठीक है, इस इक्वेशन को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इधर आते हैं हम, एस डी इज इक्वल टू एस क्यू। सेम कंसेप्ट इस सर्किल पे, एस डी इज इक्वल टू एस क्यू। ठीक, सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट है एक कॉमन सर्किल पे, तो वो इक्वल होगा। जो एस क्यू होगा एस पी प्लस पी क्यू होगा। ठीक, तो वही मैंने लिखा यहाँ पे, एस डी इज इक्वल टू एस क्यू, कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट है, और यहाँ पे एस डी को वैसा ही छोड़ दिया, और एस क्यू को एस पी प्लस पी क्यू, जो अभी फिगर में देखा, एस पी प्लस पी क्यू लिख दिया। फिर नीचे है एस सी इज इक्वल टू एस पी। इस फिगर में एस सी इज इक्वल टू एस पी, तो वही हमने लिखा यहाँ पे, एस सी इज इक्वल टू एस पी। अब फिर से इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो यहाँ बनेगा एस डी प्लस एस सी, और इधर बनेगा पी क्यू प्लस एस पी, यानी पी क्यू प्लस 2SP। ठीक, और एस डी प्लस एस सी को फिगर में हम देख सकते हैं, एस डी प्लस एस सी को हम लिख सकते हैं सी डी पूरा। ठीक, तो ये हमने लिखा सी डी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 2SP। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, एडिंग
इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक, 3 एंड 4 इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ऐड करेंगे ए बी प्लस सी डी। इसका जो एल एच एस ऐड होगा ए बी प्लस सी डी, और आर एच एस होगा पी क्यू प्लस पी क्यू, यानी 2PQ, यहाँ 2QR और यहाँ से 2SP, ये तीनों ऐड हो गया। ठीक, ए बी दिया हुआ था 10, सी डी को हमने निकाला था 10, और 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा PQ प्लस QR प्लस SP। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया 20 हो गया इंटू 2, और PQ QR और SP हम फिगर में देखते हैं क्या होता है। PQ QR और SP जोड़ के हमको मिल जाएगा पूरा RS। तो वही हमने लिखा है PQ प्लस QR प्लस SP इज इक्वल टू RS। तो जो RS का वैल्यू आया यहाँ पे 10 आ गया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में एक कॉनिकल वेसल है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ। ठीक, क्वेश्चन में ये कह रहा कि कहीं नीचे से वाटर जो है कांस्टेंट स्पीड से निकल रहा और उसका आधा हाइट निकलने में 21 मिनट लगता है। मतलब ऊपर से h/2 जो हाइट निकलेगा, h/2 हाइट पानी निकलने में 21 मिनट लगता है। तो बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछ ये रहा कि बचा हुआ पानी जो है निकलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो आते हैं हम सॉल्यूशन पे। यहाँ पे आप दिख रहा होगा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, ये सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा कि ये दोनों तो 90 डिग्री है और ये जो एंगल है वो कॉमन है। तो एंगल सिमिलरिटी कंडीशन से दोनों ट्रायंगल जो हो गया सिमिलर हो गए। तो जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो हम लिखते हैं AB/BC इज इक्वल टू AD/DE। तो AB तो हमारा हो गया h/2, और BC जो हो गया वो छोटा r, और AD जो हो गया पूरा हाइट हो गया इसका, और DE इस बड़ा वाला r। ठीक, तो हमारा जो छोटा वाला रेडियस आया बड़े वाले रेडियस से आधा आया, मतलब कैपिटल R/2। ठीक, अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फुल वेसल, मतलब पूरा फिगर का वॉल्यूम जो है, पूरा कॉनिकल वेसल का जो वॉल्यूम है वो निकालते हैं। 1/3 πr²h, उसको हम V से डिनोट कर दिए। ठीक, अब स्मॉल कॉन यहाँ से इस वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट का जो वॉल्यूम है 1/3 पाई छोटा वाला r² इंटू इसका हाइट h/2। ठीक, तो छोटा वाला r है r/2, कैपिटल R/2, तो स्क्वायर हो जाएगा कैपिटल R²/4। यहाँ हम 4 और 2 को अलग करके 1/8 लिख सकते हैं, और बचा 1/3 पाई r²h, जो कि यहाँ से पता चलता है कि v है, तो 1/8 इंटू v। तो छोटा वाला जो वॉल्यूम है, छोटा वाला जो कोन का वॉल्यूम है वो पूरा वॉल्यूम का 1/8 पार्ट है। ठीक, तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा फ्रस्टम वाला पार्ट, उसका जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा 7/8v। ठीक, तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ऊपर वाला पार्ट को खाली होने में लगता है 21 मिनट, यानी 7 × 8v को खाली होने में लगता है 21 मिनट। ठीक, तो हम 1v निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। 1v खाली होने में कितना लगेगा, तो 21 डिवाइडेड बाई 7/8। ठीक, जिसको हम 21 × 8/7 लिख सकते हैं। तो हमें निकालना है 1/8 खाली होने में कितना लगेगा, क्योंकि बचा हुआ पार्ट पूछा था कि ये खाली होने में कितना लगेगा, तो ये तो 1/8 ही है। तो 1/8 खाली होने में लगेगा 21 × 8/7 × 1/8, जो कि निकल के आया 3 मिनट। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, वही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि ट्रेपेजियम नहीं है, और उसका एंगल A और एंगल B जो है 60 डिग्री है, और अगर उसके डायगोनल को मिलाएं तो ये जो एंगल बना यानी BAC जो कि बराबर है एंगल CBD के। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है AD को प्रोड्यूस करेंगे और BC को प्रोड्यूस करेंगे जो कि E पे मीट करेगा। ठीक, इस ट्रायंगल की बात करें ABE ट्रायंगल का, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल ABE है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, अब इस फिगर में हम ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल BDE को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो कि हम स्टेप में लिख चुके हैं। एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन का PDF भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो जैसे ही इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो CPCT से BC इज इक्वल टू ED हो जाएगा, जिसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक, अब क्या करेंगे AB इज इक्वल टू AE। अब AE को हम लिख सकते हैं AD प्लस ED। क्यों, AE को हम लिख सकते हैं AD प्लस ED। ठीक, और AD को वैसा ही लिख दिए। ED को हम BC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम CPCT से प्रूफ किए थे ED इज इक्वल टू BC।
तो यहाँ पे हम ED को BC लिख दिए। तो ये जो कंडीशन मिला हमको AB इज इक्वल टू AD प्लस BC, वो एक ऑप्शन में मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर के कोई एक ऑप्शन होगा, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, ABCD कोई स्क्वायर है जिसमें P एक पॉइंट है जो कि उस साइड को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, और इस AP लाइन पे एक Q पॉइंट है जहाँ पे BQ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। यही क्वेश्चन दिया गया था। ठीक, कंस्ट्रक्शन में हम BP को ज्वाइन कर देंगे और 1:2 में डिवाइड किया था तो हम इसको 1x 2x मान सकते हैं। तो ये टोटल जो साइड हो गया वो 3x हो गया। तो चूंकि स्क्वायर है तो ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है PQBC जो क्वाड्रिलेटरल बना उसका एरिया डिवाइडेड बाई पूरा इस स्क्वायर का एरिया, मतलब दोनों का रेशियो पूछा है। ठीक, 1x 2x माने हैं, x को हम बहुत ही चालाकी से हटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो पूछा है तो बाद में x तो कटना ही है, कैंसिल होना है ऊपर नीचे, इसलिए हम x अगर शुरू से ही हटा दें तो सॉल्यूशन जो होगा और भी आसान बन जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से √13 लिख सकते हैं, 9 + 4 √13 हो जाएगा। ठीक, और इस ट्रायंगल में इधर 1 था, ये 3 था, तो ये जो बनेगा 9 + 1 √10 बनेगा ये पूरा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये पार्ट जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम मान लेते हैं उसका जो लेंथ है y है, तो ये बचा हुआ पार्ट बनेगा √10 - y। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कि जो BQ का स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, इसमें जो BQ का स्क्वायर होगा इस ट्रायंगल में वो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा। ठीक, जो कि दोनों BQ स्क्वायर सेम है तो यहाँ पे दोनों इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने के बाद आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं कि y का वैल्यू जो आएगा 3y √10 आएगा। ठीक, और BQ का जो वैल्यू आएगा किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो जो BQ का वैल्यू आएगा वो आएगा 9 डिवाइडेड बाई √10। √10 - y का जो वैल्यू आएगा 7 डिवाइडेड बाई √10। ठीक, इसके आगे जो PQBC का जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकलेगा वो दो ट्रायंगल का सम निकलेगा। दो ट्रायंगल कौन कौन सा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक, तो जो दोनों का सम करने पर ये है 123/20 और एरिया जो स्क्वायर निकलेगा उसका साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना था 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक, तो जो रेशियो निकालना था दोनों का तो 123 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 9। तो सॉल्व करने के बाद ये बहुत इजीली 41/60 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है a + b + c कोई नंबर है जो कि 0 के बराबर है। तो हमको निकालना है a⁵ + b⁵ + c⁵ जो होगा कितना होगा। ठीक, जिसका ऑप्शन इस प्रकार है ABCD, ए बी के टर्म ही ऑप्शन भी दिया हुआ। सॉल्व करने को सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और जल्दी हो सके सॉल्यूशन भी ना मिले। तो क्वेश्चन ऐसा डाला ही जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कि आपको फंसा के रखे, आपका टाइम वेस्ट करे, तो आपको बहुत चालाकी से वहाँ पे हैंडल करना। ठीक, तो यहाँ पे बहुत ही आसान से हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला कोई वैल्यू रख लेते हैं, जैसे a का वैल्यू 2 रखेंगे और b का वैल्यू -1 रखेंगे और c का वैल्यू -1, तो a + b + c आराम से 0 हो जाएगा। ठीक, तो यही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कितना आता है। तो 2 टू द पावर 5 -1 टू द पावर 5 और -1 टू द पावर 5। ठीक, इसका जो वैल्यू आएगा वो 30 आएगा। अब सेम वैल्यू a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -1 रख के ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में वैल्यू जो 30 देता है। तो यहाँ तो इस ऑप्शन में तो a + b + c ही दिख रहा है जो कि 0 है, तो ये ऑप्शन पूरा 0 हो जाएगा। इस ऑप्शन में भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस ऑप्शन में देखते हैं वैल्यू पुट करके रखेंगे तो 30 आ जाएगा। इस ऑप्शन में पुट करेंगे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू तो 24 आएगा। तो हम इस कंडीशन से बहुत आसानी से 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ये सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 2 इक्वेशन दिया गया है। इसमें बोला है कि इस इक्वेशन का जो रूट है उससे एक कम है इस इक्वेशन का रूट। ठीक, तो इसका रूट सम मान लो अल्फा बीटा है, तो इसका रूट जो होगा अल्फा -1 हो जाएगा, बीटा -1 हो जाएगा। सम ऑफ रूट पता ही होगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे हो जाएगा -a और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा वो हो जाएगा +b। इस केस में क्या होगा,
सम ऑफ रूट यानी इन दोनों का सम अल्फा -1 प्लस बीटा -1 का सम हो जाएगा -b, और दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो हो जाएगा a। ठीक, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा -2 = -b, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे -a। ठीक, तो इस इक्वेशन में आ गया b - a -2 = 0। इसको आगे जब सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे तो यहाँ का अल्फा बीटा माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 = a। तो यहाँ से अल्फा बीटा यहाँ से वैल्यू डाल देंगे और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से वैल्यू डाल देंगे। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो b = आ जाएगा -1, और सेम b = -1 अगर हम यहाँ पे रखें तो a = आ जाएगा -3। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि a प्लस b क्या होगा, तो a प्लस b, a हो गया -3, b हो गया -1, तो दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा -4। ठीक, तो ये -4 है जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 है, ये PS है जिसको आगे एक्सटेंड किया गया है और Q को R से मिला दिया गया है। ठीक, जिसका भी लेंथ 1 है, QR का लेंथ 1 है, और QRP जो एंगल है उसका जो मेजरमेंट है वो 2 डिग्री है। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा गया है कि एंगल RQS क्या होगा। ठीक, अब सॉल्यूशन देखते हैं। इस ट्रायंगल में देखें PQR में ये 1 है, ये 1 है। ठीक, तो दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो ये 2 डिग्री दिया हुआ है तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं ये इक्वल, ये इक्वल, तो ये एंगल दोनों इक्वल होगा, तो ये 2 डिग्री है तो ये बचा हुआ 89 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि ये एक्सटर्नल एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ 2 प्लस ये एंगल, इसको x मानो, जो कि होगा 89 के बराबर। ठीक, तो 2 डिग्री प्लस एंगल RQS = 89, तो RQS एंगल जो होगा 87 डिग्री होगा, वही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि कोई 10 पॉइंट है जो कि नॉन कॉलिनियर है, मतलब एक लाइन में कोई भी 3 पॉइंट जो होगा एक लाइन में नहीं मिलेगा। ठीक, तो सबसे बेस्ट उसका एग्जाम्पल हम मान लेंगे कि सर्किल पे है, 3 पॉइंट कोई भी कभी भी कॉलिनियर नहीं मिलेगा। इसमें यह बोला गया है कि कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करें, जो लाइन ज्वाइन किए उसके ये साइड 4 पॉइंट रहे और इस साइड 4 पॉइंट रहे, तो ऐसा कितना लाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे अपोजिट पॉइंट को मिला दो, उसमें इक्वली डिवाइड हो जाता है, तो 4 पॉइंट, तो हम इस तरह से 5 लाइन खींच सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जब क्लॉक में 6:15 टाइम हो तो उस टाइम जो एंगल बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड में, और उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछा है। ठीक, तो पहले ये एंगल निकाल देते हैं थीटा, तो ये ऊपर बाहर वाला एंगल 360 - थीटा निकल जाएगा। ठीक, तो 6:15 पहले देखते हैं, तो मिनट हैंड जो होगा वो तो एग्जैक्टली 3 पे होगा क्योंकि 15 है, और ये 6 से थोड़ा आगे होगा। कितना आगे होगा, मिनट हैंड है जो 1 राउंड पूरा करता है तो आवर हैंड 1 पॉइंट बढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पे 1/4 मिनट हैंड घूमा है, तो इसका जो आवर हैंड होगा वो भी इस पॉइंट का 1 पॉइंट का 1/4 घूमेगा। ठीक, यहाँ हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये जो होगा 3 और 6 के बीच में तो 90 डिग्री होगा। ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा, बचा हुआ पार्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इतना दूर का एंगल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 360/12 यानी 30 डिग्री, और उसको फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 15/2। ओके, तो जो थीटा हमारा जो एंगल होगा वो 90 + 15/2 होगा। ठीक, अब आउटर एंगल निकालना है तो 360 - थीटा होगा, और हमें क्वेश्चन में निकालना है कि दोनों का डिफरेंस आउटर माइनस इनर, तो आउटर है 360 - थीटा और इनर है थीटा, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 360 - 2 थीटा हो जाएगा। ओके, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 90 + 15/2, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा हमारा डिफरेंस जो आ जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये है कि ABCD को एक रेक्टेंगल है, AD का मिड पॉइंट x है, CD का मिड पॉइंट y है। इसको अगर हम प्रोड्यूस करें तो CD का प्रोड्यूस से मिलता है E पे, अगर BY को प्रोड्यूस करें तो AD प्रोड्यूस्ड को मिलता है वो F पे, और फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि BEF जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा, और गिवन क्या है कि ये जो रेक्टेंगल है ABCD उसका एरिया 60 दिया गया है। ठीक, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में भी दिया हुआ है,
वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन में हमने किया क्या है कि इस ट्रायंगल को ABX को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सिंपल दिख रहा होगा आपको रीजन। तो इन दोनों का एरिया, इन दोनों का जो एरिया होगा इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा क्योंकि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जो हमने प्रूफ कर दिया है इसको क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक, ये इक्वल ये हो गया, ये इक्वल ये हो गया और ये जो होगा इक्वल हो जाएगा इसका। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि ABCD का जो गिवन है 60 स्क्वायर यूनिट एरिया। अब ABCD को हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा पार्ट में? ये अलग ट्रायंगल, ये अलग ट्रायंगल और ये बचा हुआ क्वाड्रिलेटरल। ये 3 पार्ट में हम लिख सकते हैं। वही हमने लिखा, एक ट्रायंगल लिखा, एक क्वाड्रिलेटरल लिखा, एक ट्रायंगल लिखा। ठीक, और हमने प्रूफ किया था कि इसका बराबर ये है और इसका बराबर ये है, तो उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसका इससे एक्सचेंज कर दिए, इसको सेम लिख दिए और इसको एक्सचेंज कर दिए। यहाँ पे सेम लिख दिए 60 स्क्वायर यूनिट। एक चीज़ और हमने प्रूफ किया था कि इसका जो एरिया है वो इसके बराबर है। इन दोनों का जो एरिया है दोनों तरफ हम इक्वेशन में ऐड कर देंगे, तो एक और ट्रायंगल ऐड हो गया दोनों तरफ। ठीक, तो फिगर में आते हैं। ये जो है रेक्टेंगल का हाफ है क्योंकि डायगोनल 2 पार्ट में इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो इसका जो एरिया होगा 30 होगा, तो इसका भी 30 होगा। ठीक, अब जो ये इक्वेशन यहाँ पे आया इसमें 4 चीज़ आया। कौन कौन 4 है? ये है, ये है और ये है और ये है। ये चारों मिलके बनता है हमारे पास ट्रायंगल BEF। तो हमने इसे में लिख दिया ट्रायंगल BEF, जो कि 60 पहले से था और 30 मिला हमारा इसका एरिया। तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल का जो एरिया निकला पूरा 90 स्क्वायर यूनिट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें दिया गया है x - 1/x का वैल्यू p और x² + 1/x³ का वैल्यू दिया हुआ है q। ठीक, और हमें निकालना है x³ - 1/x² का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे भी हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम्प्लेक्स सॉल्यूशन के साथ, पर याद रखें हमेशा कम्प्लेक्स सॉल्यूशन पे नहीं जाना, हमें आंसर के पास पहुँचना है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। यहाँ प्रोसेस नहीं पूछता है, यहाँ आंसर पूछता है। ठीक, तो हम यहाँ बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो x = 1, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। 1 रखने में बहुत ही आसान हो जा रहा है इसलिए हमने 1 रखा। x को अगर 1 रखें तो p का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा यहाँ से, और q का वैल्यू आएगा वो 2 आएगा यहाँ से, और जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो हम अब चारों ऑप्शन को चेक कर देंगे, p का वैल्यू 0 रख के और q का वैल्यू 2 रख के, कि कौन सा ऑप्शन हमें 0 देता है। तो हम यहाँ सारे ऑप्शन का वैल्यू हम यहाँ पहले से लिख चुके हैं। तो पहला ऑप्शन ही हमें 0 दे रहा, तो जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसा ऐसा ट्रिक्स का आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्स में और आंसर बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है जिसका साइड 1 है। इसमें एक सर्किल ड्रा किया गया ऐसा कि एक साइड को टच करे इस साइड को, बाकी 2 कॉर्नर से पास हो। ठीक, तो इसका रेडियस क्या होगा? तो यहाँ से पास किया सेंटर से, हम मान लो ये सेंटर है, सेंटर को मिला दिए, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक, ये भी रेडियस हो गया क्योंकि इसको टच कर दिया। ठीक, इसको आगे एक्सटेंड करो यहाँ। ठीक, तो ये पूरा 1 था, तो ये हाफ, ये हाफ, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये पूरा 1 था। इसमें से रेडियस को घटा देंगे तो ये वाला बचा हुआ पार्ट जो होगा 1 - r। तो इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हम r का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। r का वैल्यू 5/8। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है कि कुछ सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का और 10 पैसे का सिक्का, कॉइन है। ठीक, तो N50 मतलब नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन दिया हुआ है, और N25 यानी नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, और N10 यानी नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन, जो कि रेशियो में दिया हुआ है 3:8:4। ठीक, तो इसका अगर कॉमन पार्ट हम x मान लें तो 50 पैसे का कॉइन का जो नंबर होगा वो 3x हो जाएगा, और 25 पैसे का कॉइन का जो नंबर होगा वो 8x हो जाएगा, और 10 पैसे का कॉइन का जो नंबर होगा वो 4x हो जाएगा। ठीक, तो ये तो नंबर हो गया। ठीक, इसको रुपये में कन्वर्ट करें, जैसे 2 50 पैसे कॉइन मिलके 1 रुपये बनता है, वैसा ही
3x जो कॉइन होगा उस 3x/2 रुपये बनेगा, ठीक। अगर 25 25 पैसे मिलकर 1 रुपये बनता है तो 8x जो टोटल नंबर है, नंबर ऑफ 25 पैसे, 8x/4 रुपये बनेगा, ठीक। और n 10 है, मतलब अगर 10 कॉइन ऐसा मिला दे तो 1 रुपये बन जाएगा। तो 4x टोटल है तो उसको 10 से डिवाइड कर दें तो इतना रुपये हमारे पास, इस कॉइन से इतना रुपया आया, इस कॉइन से इतना रुपया आया, इस कॉइन से इतना रुपया आया, ठीक। और टोटल हमारे पास दिया हुआ था 117 यानी 117 रुपीज़ था। तो यहाँ पे जो ऐड करेंगे 117 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी रुपये में है, ये भी रुपीज़ में है, ठीक। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको x का जो वैल्यू आ गया वो 30 आ गया, यानी नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन क्या होगा 3 × 30 यानी 90, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 8 × 30 यानी 210, और यहाँ पे होगा 4 × 30 यानी 120। तो जो इस ऑर्डर में ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यार आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको टाइम वेस्ट करवाने के लिए ही सेट किया हुआ होता है। तो ये सब को आप ध्यान में रखें और आने वाले एग्ज़ाम्स में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर बैठते हैं तो आप उसे यूज़ करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपको ऐसे ही प्रो लेवल वाला टिप्स देते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।